नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो 17 से 21 नवंबर के बीच 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान 18 और 19 नवंबर को वो रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में स्थित है, वहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछली बार G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और भारत ने इसका आयोजन किया था। इस बार ब्राजील इसका आयोजन कर रहा है और रियो डी जेनेरियो में ये 18 और 19 नवंबर को होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर इसमें हिस्सा लेंगे तो दो राष्ट्राध्यक्षों से उनकी मुलाकात पर दुनिया की नजर लगी है, भारत की नजर लगी है। एक हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, दूसरे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पिछले महीने कजान में भी हुई थी, जब वहां पर ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कजान में ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बेहद अहम रही थी, क्योंकि 4.5 सालों के बाद भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी, द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, और जो संबंधों में तनाव चले आ रहा था 4.5 साल से, वो तनाव घटने का दौर शुरू हो गया है। तो इस मुलाकात को बेहद अहम माना गया, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात रही। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह की मुलाकात भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच भी इस बार G20 शिखर सम्मेलन में हो पाएगी? देखिए, भारत और कनाडा के संबंध भी इस समय बहुत बदतर स्थिति में है, बहुत तनावपूर्ण दौर में गुजर रहे हैं। ये देखा जाए तो संबंधों में तलखी तो पिछले 1-2 साल से चल रही है और ये संबंध इधर काफी बद से बदतर हुए हैं। स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा के और कनाडा ने भारत के राजनयिकों को निकाल दिया है। भारत में कनाडा का उच्चायुक्त नहीं है और कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नहीं है। इस समय थोड़ा बहुत ही दोनों उच्चायुक्तों में थोड़ा बहुत ही काम चल रहा है, बाकी संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। और संबंध खराब क्यों हैं, ये सब जानते हैं कि कनाडा में कुछ भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। वो जो सिख अलगाववादी है, वो वहां पर गतिविधियां चला रहे हैं, वो कनाडा में भी करते हैं और कनाडा से भारत में भी संचालित कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि खालिस्तान मनाए जाने की मांग उनकी है, और वो खालिस्तान की गतिविधियों को भारत में भी बढ़ावा दे रहे हैं, उसको फंड कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी वहां पर सिख अलगाववादी हैं जो हत्या के प्रयास, जबरन उगाई, टेरर फंडिंग जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। तो भारत लगातार कनाडा को सबूत देता रहा है, उससे मांग करता रहा है कि इन गतिविधियों पर आप लगाम लगाइए, क्योंकि हमारी वहां पर पहुंच नहीं है, वो आपका देश है, वहां पर आप ही कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कनाडा इस बात को इग्नोर करते रहा है। इसके अलावा वहां पर एक जो सिख अलगाववादी निज्जर था, उसकी हत्या हो गई थी। उस हत्या को लेकर कनाडा के आरोप हैं कि इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। लेकिन भारत ने जब ये कहा कि आप हमें सबूत दीजिए, हम जांच करेंगे, ऐसा है तो कनाडा ने कोई सबूत नहीं देता। कनाडा ये कहता है कि हमने कहीं पर एक खुफिया इनपुट है हमारे पास, लेकिन खुफिया इनपुट के आधार पर इतना बड़ा ब्लेम, इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जा सकता है। एटलीस्ट उसके लिए कुछ सबूत कनाडा को देने होंगे, जो अभी तक वो नहीं दे पाया। ये दूसरे तनाव की दूसरी वजह है। अब इस मामले में अगर हम देखें तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, पिछले साल भारत आए थे जब G20 का आयोजन भारत ने किया था। सितंबर में 10 सितंबर को भारत आए थे। उस समय भी भारत ने उनके सामने ये बात रखी थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे 1-to-1 वार्ता की थी, तो उन्होंने कहा था कि कनाडा में हमारे देश के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और वो बर्दाश्त से बाहर हैं, और वहां से वो गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, वो भारत में उसको बढ़ावा दे रहे हैं, खालिस्तान को। तो ऐसे में आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, आपकी एजेंसियों को कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब वो वापस गए तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पिछले 1 साल में जो सिख अलगाववादियों की कई गतिविधियां सामने आई हैं, उन्होंने वहां पर भारतीय उच्चायोग पर हमला किया, भारतीय वहां पर जो मंदिर हैं हिंदुओं के, उन पर हमला किया। इसके अलावा जो उनकी गतिविधियां भारत में चलती हैं वो चलती रही हैं। वो वहां पर इस प्रकार के धरने प्रदर्शन करते हैं जिसमें भारत की छवि को खराब किया जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर भारत लगातार चिंता जताते रहा है, भारत लगातार कार्रवाई करने की मांग करते रहा है, लेकिन कनाडा उसको टाल देता है। कनाडा कहता है कि भाई हमारे देश में कोई भी कुछ बोल सकता है, वो वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब वहां पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन भारत में वो जो भाषण वहां पर होते हैं खालिस्तान को लेकर, भारत में वो स्थिति को बिगाड़ है, भारत में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ है। कनाडा की देखा देखी भारत में भी वो मांगे सर उठाने लगी हैं। तो ये भारत के लिए चिंता की स्थिति है। ऐसे में भारत का ये कहना जायज है कि भाई कनाडा उन गतिविधियों पर रोक लगाए जो भारत की
कानून व्यवस्था की स्थिति को या भारत की समृद्धता को या भारत की जो एकता को प्रभावित करती है। लेकिन कनाडा इस बात को नहीं समझ पा रहा है। इससे दोनों देशों के संबंधों में खराबी आई, टकराव बढ़ा, वो बढ़ते गया और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों तक को निकाल दिया। अब ऐसे में स्थिति है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? देखिए, क्योंकि कनाडा में 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के लोग इतने ही रहते हैं, 3 लाख वहां पे भारतीय स्टूडेंट पढ़ते हैं, दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है। तो संबंध जो है एक व्यापक दिशा में होते हैं और वो कई स्तरों पर होते हैं, तो उनको एकदम से तोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ राजनयिक संबंध तोड़ने से दूसरे संबंधों भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में दोनों देशों का प्रयास यह है कि संबंध इससे ज्यादा और नहीं बिगड़े। इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल से वार्ताएं भी हो रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर इस G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच आपस में इस मुद्दे पर कोई बात होती है तो ऊपर से शीर्ष स्तर पर इन संबंधों को सुधारने की दिशा में पहल हो सकती है। कनाडा को क्या बात करनी है? कनाडा को सिर्फ यही आश्वासन भारत को देना है कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और हम इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर पिछले लंबे समय से तो कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन पिछले 1-2 हफ्तों में जब कनाडा पर दबाव बढ़ा है तो उसने कुछ कार्रवाइयां की हैं। जो मंदिरों पर हमले के मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और एक अर्श सिंह डल्ला की गिरफ्तारी हुई है। अर्श सिंह गिल उर्फ डल्ला, ये एक ऐसा अलगासिक अलगाववादी है जिसने खालिस्तान फोर्स बना रखी है, उसका ये स्वयंभू प्रमुख है वो, और इसका संचालन ये वहां पर कनाडा में करता है। इससे पहले भारत में इस पर हत्या के प्रयास, टेरर फंडिंग, जबरन वसूली के 50 से भी ज्यादा मुकदमे हैं। ये भारत में भी सक्रिय रहा है और अब इसमें कनाडा में है। तो इसके खिलाफ ही भारत सरकार लगातार, भारतीय एजेंसियां लगातार कनाडा को सबूत दे रही थी, पिछले 1 साल से दे रही थी, लेकिन कनाडा ने पहले तो कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी 10 नवंबर को कनाडा ने इसे अरेस्ट कर लिया, कनाडा की पुलिस ने इसे अरेस्ट किया। अब इसे कोर्ट में पेश किया गया है, इसके मामले की सुनवाई वहां पर कोर्ट में होने जा रही है। तो अर्श सिंह डल्ला की गिरफ्तारी को लेकर भारत उत्साहित है। हालांकि भारत ने सारे सबूत दिए थे, देर से गिरफ्तारी हुई लेकिन हुई। अब भारतीय एजेंसियां ये मांग करें कि इसको भारत को सौंपा जाए, क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे भारत में है। तो इसका जो खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो लीगल प्रक्रिया होगी, वो भारत में ही चलाई जा सकेगी। कनाडा में इसके खिलाफ छोटी मोटी गतिविधियों के, अवैध गतिविधियों के मामले जरूर हैं, लेकिन कनाडा के कानून के हिसाब से बच जाएगा। तो इसलिए भारत को सौंपे जाने की जो मांग है कर रही भारतीय एजेंसियां, तो वो उस पर कनाडा को निर्णय लेना है। कनाडा के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि भी हो रखी है। अब एक ये बात कही जा रही है कि अगर कनाडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले 18 नवंबर से पहले डल्ला को भारत को सौंपने का ऐलान कर देता है, तो इससे भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत का एक सुखद माहौल बन सकता है। जैसे शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले चीन ने डेप्सांग और डेमचौक को लेकर, वहां पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत से समझौता कर लिया था। उसके बाद भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। इसी प्रकार अगर डल्ला को भारत को सौंपने की कनाडा घोषणा कर देता है 1-2 दिन में, तो फिर यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच 1 साल बाद आमने सामने बातचीत होगी, और चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, बातचीत होगी। इससे दोनों देशों के जो संबंध खराब चल रहे हैं उन संबंधों में सुधार की दिशा में पहल हो सकती है। ये एक बड़ी बात कही जा रही है। तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी फिर मुलाकात होगी, क्योंकि शी जिनपिंग भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग 22 अक्टूबर को कजान में मिले थे, जो रसिया में है, तब वहां पर ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था। तो 4.5 साल के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई थी, और इससे जो दोनों देशों के संबंधों में 4.5 साल से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो घटना शुरू हो गया है और दोनों देशों के संबंधों के लिए इसे एक बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो यही चीजें इसलिए अब भारत और कनाडा के संबंधों में भी देखी जा रही है। अगर चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की फिर से मुलाकात होती है, तो ये माना जा रहा है कि जो पूर्वी लद्दाख के शेष मुद्दे हैं, जहां पर अभी हॉट स्प्रिंग गोगरा और पूर्वी लद्दाख के इलाके में अभी भी पेट्रोलिंग शुरू नहीं हो पाई है, जबकि डेप्सांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट भी हो चुका है, पेट्रोलिंग भी शुरू हो चुकी है पहले की तरह। पहले की तरह से मतलब है कि अप्रैल 2020 से पहले की तरह। लेकिन पूर्वी पेंगोंग के इलाके में हो गया, पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके में हो गया, डेप्स और गोगरा में हो गया, और हॉट स्प्रिंग में हो गया, वहां पर अभी भी पेट्रोलिंग नहीं हुई है। हालांकि डिसएंगेजमेंट वहां पहले हो चुका है, तो इसलिए वहां पर पेट्रोलिंग की बात अभी भी बाकी है।
तो अगर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष फिर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर कोई हल निकल आएगा। दूसरा, डी इंडेक्शन अभी होना बाकी है समूचे पूर्वी लद्दाख में। डी 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 इंडेक्शन का मतलब है कि दोनों देशों ने जो भारी सेनाएं उस एरिया में जमा कर रखी हैं उनको वापस भेजना है। तो भारत की भी 50,000 सेना वहां पर है, चाइना की भी 50,000 है, और इसके अलावा हथियार टैंक वगैरह भी हैं। तो उनको वापस भेजना है पुरानी जगह पर, और 2020 अप्रैल में जो स्थिति थी वही स्थिति वहां पर बहाल करनी है। तो इस मुद्दे पर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात होने की संभावना है। तो ये दोनों मुलाकातों पर भारत की भी तो नजर है ही है, दुनिया के और कई देशों की नजर भी है। तो ये इसमें